सबसे पहले किसकी बात आती है? स्वदेशी साहित्य की। स्वदेशी साहित्य में जो है इसमें वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, ब्राह्मण शास्त्र इत्यादि शामिल हैं। बौद्ध और जैन साहित्य उस युग में प्रचलित परंपराओं का ज्ञान देते थे। इस अवधि के साहित्य संस्कृत, पाली, प्राकृत हैं। यह हमें संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला और विभिन्न राजाओं के प्रशासन के बारे में ज्ञान देते। यानी जो स्वदेशी साहित्य था उसमें वेद शामिल थे, पुराण शामिल थे, उपनिषद शामिल थे, महाकाव्य जैसे कि रामायण है, महाभारत है, ब्राह्मण शास्त्र है इत्यादि शामिल थे। बौद्ध और जो जैन धर्म से रिलेटेड है या उस धर्म से रिलेटेड साहित्य हैं उस युग में प्रचलित परंपराओं का ज्ञान देते थे। इस अवधि के साहित्य संस्कृत, पाली, प्राकृत है। यहाँ हमें संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला और विभिन्न राजाओं के प्रशासन के बारे में ज्ञान देते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रशासन प्रणाली का उल्लेखनीय कार्य रहा है। दक्षिण में संगम साहित्य दक्षिण भारत के जीवन को विस्तृत जानकारी देता है। ये सब था स्वदेशी साहित्य। यद्यपि इन साहित्यों में ऐतिहासिक भावना का अभाव है, फिर भी ये भारतीय इतिहास के तथ्यों के उद्गम के लिए मुख्य स्रोत रहे हैं। ठीक है, क्या है? मुख्य स्रोत रहे हैं। यानी हमारी संस्कृति, हमारा सारा कुछ रामायण और श्रीमद् भगवद गीता या जो महाभारत का जो कुछ पार्ट है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता उपदेश दिया था अर्जुन को, उससे रिलेटेड जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी उपलब्ध है, उनके शब्द जो उपलब्ध हैं वो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत है। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत का श्रीमद् भगवद गीता हो। अब आता है विदेशी साहित्य के बारे में। स्वदेशी साहित्यों में कमियों का समर्थन विदेशियों द्वारा अनेक विवरणों की वजह से होता है। जो विभिन्न राजाओं के दरबार में तीर्थयात्री, व्यापारी और राजदूत थे। सिकंदर के आक्रमण से पहले हेरोडोटस के लेखनों ने भारत से यूरोप में ज्ञान का विस्तार करने में सहायता की। उसने इंडो पर्शियन संबंधों पर प्रकाश डाला। हर्षवर्धन और गुप्त काल के शासन के दौरान वेन त्सांग, जिन्होंने तीर्थयात्रियों के रूप में भारत का दौरा किया, उनके विवरण हमारे देश के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। भारत के इतिहास में मुस्लिम हस्तियों ने एक विशेष योगदान दिया है। बहुत से समकालीन तथा अर्ध समकालीन कार्य हैं, जैसे संस्मरण, जीवनी, यात्री खाते, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत की रोचक और उपयोगी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाचार पत्रों में अपनी छवि बना ली थी और वह उपयोगी जानकारी उपलब्ध करते थे। इसमें जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे के पार्ट सब याद करते रहो, जो समझ में आए पूछते रहो, कभी भी समझ आ सकता है। ठीक, इस पार्ट से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं जो कि इसमें विशेषता पूर्ण करके बताए गए हैं। भारत में 18वीं शताब्दी को साधारणतया आधुनिक युग के शुरुआती बिंदु के रूप में जाना जाता है। औपनिवेशिक शब्द किसी वस्तु के संबंध को बताता है तथा कॉलोनी की विशेषता या कुछ भी बना हुआ उस युग में, उस शैली में बनाया गया हो, उसके बारे में बताता है। भारत में औपनिवेशिक युग को आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों की रुचियाँ कई प्रकार की थी। उनका पहला मुख्य उद्देश्य एकाधिकार व्यापार की स्थिति को प्राप्त करना था। यानी वो चाहते थे कि हमारा जब व्यापार चले उसकी जो सारी कंट्रोल है वो हमारे हाथ में हो। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण के लिए स्रोत सामग्री की कोई कमी नहीं है। देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त जानकारी मौजूद है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन प्रणाली का उल्लेखनीय कार्य रहा है। दक्षिण में संगम साहित्य दक्षिण भारत के जीवन की विस्तृत जानकारी देता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाचार पत्रों ने अपनी छवि बना ली थी और ये उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते थे। ठीक है, अगला पाठ है आपका व्यापार से साम्राज्य तक। यानी किसी ने कैसे व्यापार करते करते और अपने देश को अपने कब्जे में ले लिया। यानी जो फिर आपके सामने आए कुछ ज़मीन मांगने के लिए और आप उसे ज़मीन दे दो और वो व्यापार करने लग जाए। व्यापार करते करते आपके पूरे साम्राज्य यानी आपके पूरे साम्राज्य पर वो कब्जा कर ले और बाद में ये कहे ये तो हमने ही मतलब बना के तैयार किया। और वही वाली बात हो गई, वही वाली बातें हो गई ना। तो इस प्रकार से
व्यापार से साम्राज्य थे। कैसे किसी ने व्यापार के लिए ज़मीन मांगी देश में और उसके बाद में इस पूरे में साम्राज्य स्थापित करके 200 सालों तक राज्य किया। जब देश के बहुत सारे वीर वीरांगनाओं ने और स्वतंत्रता प्राप्त की इच्छा रखने वाले लोगों ने जब जी तोड़ मेहनत की, अपनी जान को हाथ पे रखे, कई बार आंदोलन किए, तब जा कर के देश को आज़ाद करा पाए। और जिन्होंने ऐसी बात है इसमें जो शुरुआत का है उसमें यही पता चलता है कि व्यापार के लिए ज़मीन मांगी किसी ने, विदेशियों ने आकर के और व्यापार करते करते राजाओं को आपस में लड़ा करके पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ 200 सालों तक राज किया। 1-2 साल नहीं, यहाँ पे 5 साल में चुनाव होते तो नेता कितने लड़ते हैं, लेकिन सोचो किसी ने 200 साल तक राज किया और यहाँ से लूट कर ले गए, मूर्तियाँ लूट के ले गए, सोना चांदी जितना भी जितना भी उनको मिला सब लूट पाट के ले गए अंग्रेजों लोग। लेकिन उस समय कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि एक राजा को मिलाते थे तो एक राजा को आपस में लड़ा देते थे। इसीलिए कहते हैं कि एकता रहनी चाहिए। ऐसा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात कई स्वतंत्र शक्तियाँ प्रचलन में आई, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी जो भारत की राजनीति की शक्तियों को नियंत्रित कर सके। 18वीं शताब्दी के मध्य राजनीतिक परिधि पर एक नई शक्ति दिखाई दी जो ब्रिटिशों की थी। 15वीं शताब्दी से भारत के यूरोपियों के साथ व्यापारिक संबंध बन चुके थे। कई यूरोपीय शक्तियां जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और डेनमार्क ने भारत के साथ व्यापार किया। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के विकास ने यूरोपियों को भारतीय व्यापार में एक बड़ी साझेदारी की होड़ में सहायता की। वहाँ विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच कई प्रतिस्पर्धा पैदा हुई, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्वयं को स्थापित करने में सफल हो गई। कई सारे विरोध के चलते भी उनका इस प्रकार से लोगों के बीच में विवाद पैदा करना, धर्म के आधार पर लड़ाना, जाति के आधार पर लड़ाना, एक समुदाय का दूसरे समुदाय में किस प्रकार से भेद पैदा हो, इस प्रकार की हर कोशिशें करके लोगों को आपस में लड़ा करके अंततोगत्ता उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में व्यापारियों के एक समूह जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी में खुद को शामिल किया था, यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापारियों के एक समूह जिसने अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी में खुद को शामिल किया गया था, उसे ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार पर एकाधिकार के लाभ दिए गए। कंपनी के जहाज भारत में सर्वप्रथम सूरत के बंदरगाह पर 1608 ईस्वी में पहुँचे। सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में पहुँचे और सूरत में ब्रिटिशों के लिए एक कारखाना स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया। ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों को काफ़ी प्रभावित किया और भारत में लंबे समय तक अपनी व्यापारिक क्रियाओं का एक बड़े स्तर पर विकास किया। कंपनी में पूर्व भारतीय मसालों के व्यापार में साझा करने के लिए बनाई गई थी। यह व्यापार स्पेन पुर्तगालियों का एकाधिकार हो चुका था, जब तक इंग्लैंड द्वारा स्पेनिश नर्मदा की हार 1588 ने अंग्रेज़ों को इस एकाधिकार को तोड़ने का मौका दिया। 1612 ईस्वी तक कंपनी अलग से जहाजी यात्रियों का आयोजन किया। अस्थायी संयुक्त भंडार थे। जब 1657 ईस्वी में स्थायी संयुक्त भंडार का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद से कपास की वस्तुओं का व्यापार रोक दिया गया, जबकि चीन से चाय का महत्वपूर्ण आयात होने लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी ने चीन के अवैध अफीम निर्यात के साथ चाय के व्यापार में सहायता के लिए धनराशि घोषित की। चीन की असहमति ने इस व्यापार को पहले अफीम युद्ध यानी 1939 से 1942 के रूप में धकेल दिया, जिसका निष्कर्ष चीन की हार के रूप में निकला और ब्रिटिशियों के व्यापारिक अधिकारों में विस्तार हुआ। यानी युद्ध करके उन्होंने व्यापार चीन की जो वो अफीम युद्ध का व्यापार था अफीम का, उसमें भी अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया। दूसरे संघर्ष जो अक्सर तीर युद्ध 1856 से 60 के नाम से पुकारा जाता है, यूरोपियों के व्यापारिक अधिकारों को बढ़ावा दिया।
कंपनी ने अपने भाग्य के उदय को देखा और इस परिवर्तन ने इस व्यापारिक उद्यम से एक शासित उद्यम के रूप में धकेल दिया। जब इसकी सेना के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने 1758 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, कुछ सालों बाद कंपनी ने मुगल शासकों की ओर से राजस्व एकत्र करने के अधिकार जब्त कर लिए, लेकिन इसके प्रशासन के प्रारंभिक साल बंगाल के लोगों के लिए नुकसानदेह थे। सशक्त समझौते एवं लाभदायक व्यापार को बनाए रखने के लिए लगाए गए प्रयासों ने स्थानीय शासकों के साथ तीव्र संघर्षों को जन्म दिया। इसलिए कंपनी के लिए व्यापार को राजनीति से अलग करना बेहद मुश्किल था। आओ देखते हैं कि यह कैसे घटित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की बंगाल में किस प्रकार से शुरुआत हुई है, इसको आपको कल बताया जाएगा। और इसमें केवल यही बात सामने आती है कि कैसे किसी ने व्यापार के लिए देश में ज़मीन मांगी और उसके बाद में क्या कर दिया, पूरे देश पे 200 साल तक कब्जा कर लिया। इसको आपको याद करना है, ठीक। हाँ, ये ध्यान रखिएगा।